हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो सेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट वीडियो में आपका कि जो क्वेश्चंस जो मैं अब तक आपको करा रहा था वो 2021 मेंस के थे, जो 8 अगस्त 2022 को हुआ था। ठीक है, लेकिन आज से जो एक नया वीडियो सेशन स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 1, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे और ऊपर जो है आप हेडिंग में देख रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। ये जो पेपर आपका इसी साल यानी कि 29 जैन को 2022 को पेपर हुआ था। ठीक है, तो उस पेपर के मैंने क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे फिर, और पहले भी मैंने किया है कि मैं इस क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। हम लगभग 2021 के कर चुके हैं, 2020 के करेंगे, 19 के करेंगे और 18 के मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से 3-4 साल के मेंस के क्वेश्चंस के जो भी मैथ्स सेक्शन के हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को तो पता ही है कि मैं स्टडी करियर प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मैथ्स का कंटेंट कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, और शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में आपका लगभग 1 से 2 सेकंड ही जाता है। यूट्यूब ने कुछ फॉर्मेट चेंज किया है, पहले रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन होता था, अब ब्लैक का आने लगा है, कुछ ऊपर नीचे फॉर्मेट चेंज कर दिया है। ठीक है, तो उसे आप समझें और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे हर बार कहता हूं कि मेंस का एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है, आप फिर से हम एक नया पेपर सेट कर रहे हैं सॉल्व। तो इसमें जो क्वेश्चन है मैथ्स की है और ये 2020 का। तो मैं आपसे कहता हूं कि पहले जो वीडियो सेशन थे उनमें भी मैंने कहा है आपसे कि लगभग जो मेंस होता है सीजीएल मेंस, जिसमें मैथ्स का सेक्शन आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। 70 टू 80 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके मॉडरेट होते हैं, बाकी आपके टफ क्वेश्चन होते हैं। तो ये अभी वो इजी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, 7 टू 80 वाले क्वेश्चंस। जो लास्ट आपका कोई पार्ट होगा इस वीडियो में, जैसे पार्ट 8 या 9 तक जाएंगे हम, या 7 तक भी जा सकते हैं, 7 पे खत्म हो सकता है, तो तब मैं उसमें लास्ट पार्ट में टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा। और मैं माफी चाहूंगा कि मैं इसमें डीआई के क्वेश्चन नहीं करा सकता आपको, क्योंकि डीआई के लिए मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तब डीआई के लगभग उसमें आपको काफी क्वेश्चन में कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, क्योंकि इस तरीके से व्हाइट बोर्ड पे डीआई का क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, डायग्राम बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो ये 70 टू 80 क्वेश्चंस में जो इजी क्वेश्चन होते हैं, इनसे हम टाइम सेविंग करें, बेटर अप्रोच के साथ इन्हें सॉल्व करें, और जो यहाँ से आपका टाइम बचता है उसे हम लास्ट के जो 15 टू 20 क्वेश्चंस होते हैं जिनकी टफनेस अच्छी होती है उन पे इन्वेस्ट करें, ताकि हम एग्जाम में कंप्लीट स्कोर कर सकें। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे इन क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका ज्योमेट्री से है, और ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा लेवल का पूछा जाता है। लेवल का मतलब ये है कि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, थ्योरम वगैरह नहीं पूछी जाती, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही देता है एग्जामिनर कि आप उन्हें सॉल्व कर पाए। आप वो तो चाहता ही है कि आप उन्हें सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है आप कर पाते हैं या नहीं। तो देखेंगे, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि एक सर्कल के अंदर एक इस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कह रहा है बीसी, बीसी जो है वृत्त का व्यास है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, पहले मैं यहाँ पे व्यास बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बीसी ऐसे लिख लेता हूँ। अब या तो नीचे बना लो या ऊपर बना लो, हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीक्वेंस में ए बी सी और ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या है, यदि डीबीसी यानी कि डीबीसी, तो डीबीसी, तो ये जो एंगल है आपका ये 29 डिग्री है। तो आपसे पूछा बीएडी, बीएडी। अब एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे सेमी सर्कल बनाऊं इस तरीके से, अब ये सेमी सर्कल ही तो बन रहा है बीसी और यहां इस तरीके से, ठीक है। तो अगर सेमी सर्कल की हम बात करें तो सेमी सर्कल में इस तरीके से जो बना कोई भी कोण होता है, कहीं पे भी इस तरीके से जो सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है वो आपका 90 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लें कि सेमी सर्कल में जो आपका ये डायमीटर होता है, इसको आर्क मान के जो सर्कल बना होता है सर्कमफ्रेंस पे, सॉरी जो एंगल बना होता है सर्कमफ्रेंस पे, वो आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्यों होता है हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे। अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस आर्क के द्वारा, इस वाली आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है वो 180, और इसी आर्क के द्वारा ऐसे ऊपर सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बना होगा वो हाफ होगा 180 का। इसलिए अर्धवृत्त में बना कोई भी कोण 90 डिग्री होता है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है,
अब अगर आपका ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ट्राइंगल अगर मैं BDC की बात करूं तो इसमें दो एंगल यानी कि 90 और 29 कितना हो गया आपका 119 हो गया। ये आपका 119 हो गया यहाँ वाला एंगल, ठीक है, सॉरी ये आपका 119 आ गया दो का सम। ये जो ट्राइंगल है अगर मैं इसमें से यहाँ 119 आपका घटा देता हूं तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे बचेगा एक बचेगा और यहाँ पे बचेगा 6 यानी कि 61। तो ये वाला जो एंगल है ये 61 आ जाएगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, यानी कि बी एंगल और डी का सम 180 होगा और ए और सी का 180 होगा। अगर सी आपका क्या है 61 है तो एंगल ए कितना होगा, दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो अगर हम 180 में से 61 माइनस करेंगे तो 119 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से BAD तो ये वाला एंगल और इसका जो सम होगा 180 होगा, जबकि इसमें सी दे रखा 61 तो 180 में से माइनस करेंगे तो 119 आ जाएगा, 119 इसका आंसर होगा एंगल BAD। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आपको मिल चुका है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे हैं, फिर से हम रिकॉल करेंगे कैसे। तो एक तो आपका ये आर्क वाला लगा है कि अर्धवृत्त में जो होता है किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बना होता है उसका हाफ उसकी सर्कमफ्रेंस पे बना होता है, यानी कि केंद्र पे बना कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है, या यूं कहें कि जो केंद्र पे बना कोण है उसका आधा परिधि पे बना होता है, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ जिसकी वजह से हमें 90 मिल गया। तो ट्राइंगल BDC में दो एंगल पता चल गए, तो तीसरा हम 180 में से माइनस करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगेगी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि B और D का सम 180 होगा और A और C का सम क्या होगा, ये भी 180 होगा। जब एंगल C हमारे पास 61 है तो A को हम निकालने के लिए 180 माइनस 61 करेंगे, तो दैट मींस 119 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन प्री या मेंस में हर बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से हम करने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें मेनली आपका कैपेसिटी पे फोकस करना पड़ता है, यानी कि क्षमता अगर हम निकाल लें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में तो हमारा क्वेश्चन जो होता है लगभग आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि दोनों का जो ग्रुप है महिलाओं और पुरुषों का वो बराबर ही काम कर रहा है। तो बराबर काम कर रहा है तो हम उन्हें इक्वेट कर देंगे। तो इस तरीके से इक्वेट जब हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए पुरुष को P लिख लेता हूं, महिला को M लिख लेता हूं। तो यहाँ पे बनेगा 4P आपका और प्लस 5M और ये आपका 15 दिन में कर रहे हैं, और बराबर अगर मैं करूं इनको तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं ये आपका 10 दिन में कर रहे हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 3 चौक 12 P इधर हो जाएगा और 9 दूनी 18 P इधर हो जाएगा। तो 18 और 14 का अगर हम सॉरी 18 ये हो गया और 3 चौक 12, तो 12 और 18 का डिफरेंस लेंगे तो 6P आएगा आपका। इसी तरीके से 3 पंजे 15 और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे अगर 6 दूनी 12 और 3 पंजे 15 तो इनका डिफरेंस लेंगे 15 और 12 का तो 3M आएगा। तो यहाँ पे P अपॉन M अगर हम निकालने लगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 यानी कि 1/2। तो मैन की एफिशिएंसी यानी एक पुरुष 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, और महिला 2 यूनिट काम करती है। इस तरीके से एफिशिएंसी आपकी आ गई। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालना चाहूँ तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल वर्क या तो इसमें ये एफिशिएंसी रख दो या इसमें रख दो। अगर हम पहले वाले में रखते हैं तो 4P यानी कि 4 पुरुष, हर एक पुरुष कितना यूनिट काम करता है 1 यूनिट, तो 4 × 4 हो जाएगा। महिला कितना यूनिट करती है 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका 14 और 5 दूनी 10, तो ये आपका सॉरी 5 तो 4 × 4 और 5 दूनी 10 यानी कि 14 यूनिट और गुना 15, तो ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की मदद करनी होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं X महिलाएं, इसको X महिलाएं करेंगी और कितनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे 2 के साथ, और यहाँ पे क्या कह रहा है आपका 4 पुरुष है, तो 4 पुरुष है तो एक पुरुष सॉरी एफिशिएंसी जो है महिलाओं की 2 है, हाँ, और पुरुषों की क्या है 1। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 4 और प्लस 2x आ जाएगा। तो ये आपसे कितने दिन में करवा रहा है 7 दिन में, तो 4 + 2x और गुना 7 दिन में ये काम करेंगे 14 × 15, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और ये आपका यहाँ पे प्लस है तो 2x + 4 और 15 दूनी 30 और 2x बराबर कितना हो जाएगा 26, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13
महिलाओं को सहायता करनी होगी 4 पुरुषों की, तब जाके ये टोटल वर्क 14 गुना जो 15 आया था ये आपका 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन नहीं था जो पैटर्न से अलग है, लेकिन इसमें क्या है समझाने के पर्पज से मैंने कोई भी लाइन आपको स्किप नहीं की है। ठीक है, तो इसलिए आपको लेंथी लगा होगा, वरना आप अगर आप एफिशिएंसी जो 3 लाइन में आई है उसे आप पहली लाइन में निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, और यहाँ पे रख के आपको टोटल वर्क करके डिवाइड करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो मैं बार बार बोलता हूँ जब भी ये कॉन्सेप्ट आता है, ट्रिपलेट का जो, और मैंने आपको लिखवाया भी है। तो एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्या का जो अनुपात है 29:20 है। तो यानी कि L और R का जो अनुपात है वो आपका 29 और 20 दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा आयतन जो है आपका 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई और R स्क्वायर H और बराबर 38.4 और पाई से आपका पाई कट जाएगा। अब जो शंकु होता है वो आपका इस तरीके से होता है, हम बना लेते हैं यहाँ इस तरीके से। ठीक है, ये जो 29 यूनिट है ये आपका 20 है, तो ऊंचाई हमेशा 21 होगी, क्योंकि 20, 21, 29 आपका जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं भैया? ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहां से अगर हम 1/3 रखें और h की जो वैल्यू है वो अगर मैं रेशियो में लूं तो यहाँ पे 20x होगी, तो 20x का स्क्वायर करेंगे तो 400x स्क्वायर हो जाएगा और h 21x हो जाएगा। ये h ही तो है और ये स्लांट हाइट है यानी कि l, तो यहाँ पे रखेंगे ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 38.4 इस तरीके से। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे ये डिवाइड कर लेते हैं यहाँ 7 से, और यहाँ अगर हम पॉइंट हटाएं तो नीचे आ जाएगा आपका 10 और x की क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ये 100 है तो 4 एकम 4 आ जाएगा। यहाँ अगर 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ना जाने की 0, 4 अट्ठे वो 4 9 36 और 4 6 24। ठीक है, और फिर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, ये है 12096, तो 7 से डिवाइड करेंगे देखिए 100 है ये तो नीचे 1000 बन जाएगा। ठीक है आपका, और अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये 7 एकम 7 आएगा, 7 सत्ते 49 आएगा, तो एक बचेगा 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, यानी कि x बराबर 12/10 आ जाएगा, क्योंकि 10 का क्यूब होता है आपका 1000 और 12 का क्यूब होता है आपका 1728। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 छिक्का 12 2 पंजे 10, यानी कि x बराबर 6/5। और यहां से आपकी r की वैल्यू जो है वो 20x थी, तो यानी कि 20 गुणा 6/5 अगर हम करेंगे तो 5 चौक 20 और 6 चौक 24, तो 24 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ था उन लोगों के लिए जिन्हें ट्रिपलेट का नॉलेज नहीं है, ट्रिपलेट याद नहीं है, जैसे 3 4 5 होते हैं, 5 12 13 होते हैं, 8 7 15, 8 15 17 होते हैं, इस तरीके से 20 21 29 भी होते हैं। क्योंकि आप इसको 29 और 20 से डायरेक्ट x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे हाइपोटेन्यूज कर्व का स्क्वायर इस तरीके से करना होगा, लेकिन अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट पता है तो आप 21x मान सकते हैं। ठीक है, 20 21 29 हमेशा साथ में चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका 24 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। टेबल का कुछ कॉन्सेप्ट है, जो टेबल की वैल्यू होती है वो रखना है, बाकी इसमें जो है 90 - थीटा 90 + थीटा का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे tan 30 की वैल्यू रखूं तो 1/√3 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 गुणा 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस आगे चलते हैं, यहाँ पे sin 30 से sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जिसका हम स्क्वायर करते हैं 1/4 आ जाएगा, गुणा cos 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इस तरीके से प्लस। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि sec हमेशा tan के साथ चलता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, लेकिन यहाँ पे sec स्क्वायर 48 है माइनस cot स्क्वायर 42 है, तो cot का चेंज हमेशा किस में होता है, आपका cot का जो चेंज होता है वो tan में होता है। अगर मैं इसको पहले मैं लेके दिखा रहा हूँ, cot को 90 - 48 लिख लूं तो ये घट के आपका 42 ही हो जाएगा, लेकिन cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, तो ये tan 48 हो जाएगा और स्क्वायर में हो जाएगा, जब स्क्वायर में दिया हो तो sec स्क्वायर थीटा यानी 48 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो कि आपका 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, क्योंकि 37 और 53 37 और 53 का सम कितना है 90, तो cos चेंज होगा sin में, तो sin स्क्वायर 53 वो 1 बन जाए, sin स्क्वायर 53। ऐसे इधर मैं इसको चेंज करूंगा sin को, तो ये cos स्क्वायर 53 जो कि आपका 1 बन जाएगा। ऐसे ही जब ये आपका tan दिया हुआ, तो अगर मैं
1072 को 90 माइनस 18 लिख लूं तो घटाने पे 1072 आएगा, लेकिन 10 90 माइनस थीटा कितना होगा cot 18 हो जाएगा, और 1/10 18 लिख लेंगे इसे, तो यहाँ पे 10 18 है और इसका भी 10 18 है तो ये कट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी 1 बनेगा, तो ये आपका 4/3 आएगा। और वैसे भी यहाँ पे अगर 4/3 है, 4 दूनी 8 है, कैल्शियम आपका 8 और 3 का 24 आएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार होगा, 8 चौक 32 लिखा जाएगा उधर, और ये 8 तो है ही, 3 ऊपर चला जाएगा, और ये कितना आपका इसमें 800 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी 24, क्योंकि इसके नीचे आपका 1 होगा तो यहाँ पे 24 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 4 3 7 2 9 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा 24 और गुणा 2 आएगा, तो ये 4 3 7 2 9 और 3 और ये यहाँ पे 3 2 5, हाँ तो ये आ जाएगा 59/48, तो जो कि आपका आंसर होगा, तो 59/48 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। कुछ नहीं क्या इजी कैलकुलेशन थी, इसमें टेबल की वैल्यू रखनी होती है, और जो क्वाड्रेंट के हिसाब से 90 माइनस थीटा होता है, साइन में कॉस में, साइन कॉस में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, और tan कॉट में चेंज होता है, इस तरीके से उसका यूज करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेंसुरेशन का है। देखेंगे एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर, जब भी किसी गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो उसकी जो डायमेंशन होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, उसी का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। आगे कह रहा है उसकी जो त्रिज्या है 3.5 से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए पहले जो उसकी त्रिज्या थी वो 3.5 थी और अब कितनी होगी 4.9, इस तरीके से, तो ठीक है। अगर मैं 4/3 पाई r क्यूब लिखूं जो कि आपका गोला यानी कि जो स्फीयर होता है उसका आयतन होता है, इसमें 4/3 पाई जो कांस्टेंट है r की क्यूब का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट हटाता हूं यहां पे तो इसको 7/2 लिखते हैं और इसको क्या लिखेंगे पॉइंट हटा के 10, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 49/10, तो 2 पंजे 10, 7 से काटेंगे 7 बार, तो ये 5/7 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी r की क्यूब होगी, यहाँ पे भी r की क्यूब होगी, तो 125 और 343 बन जाएगा, 5 की क्यूब 125 और 7 की 343, तो डिफरेंस कितना बड़ा होगा 43, 125 घटाएंगे तो 8 बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बड़ा होगा 2, यानी कि 218 बढ़ाए किस पे 125 पे, तो गुणा करेंगे 100 की इस तरीके से, तो 25 पंजे 25 चौका, तो यहाँ पे 18 चौक 72 और 4 दूनी 8, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 आएगा, आगे कितना आएगा 3 5 7 35 और 2 बचेगा 5 चौक 20 5 चौक 20, यानी कि जो परसेंटेज में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था वो 174.4% हुआ था, ठीक है। तो जब भी आपसे परसेंटेज पूछे तो हमें फॉर्मूले में उस चीज को इंक्लूड करना है जिससे डिफरेंस क्रिएट होता है, तो r की क्यूब से डिफरेंस क्रिएट होता है क्योंकि दोनों तरफ ही 4/3 पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 4/3 जो है कांस्टेंट है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसे हम स्किप कर देंगे क्योंकि रेशियो में वो इक्वेट करेंगे तो वो कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में उसी डायमेंशन को इंक्लूड करते हैं जिससे डिफरेंस क्रिएट होता है, तो r जो त्रिज्या है उससे डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए हमने वो ली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ज्योमेट्री का कांसेप्ट है और ट्रायंगल बेस्ड है। देखेंगे S और T ऐसे बिंदु है जो PQR की क्रम से PQ और PR भुजाओं पर इस प्रकार स्थित है कि ये थ्योरम बनती है PS × PR = PQ और मल्टीप्लाई PT है, तो एंगल Q जो है आपका 96 है और एंगल PST इक्वल है PRQ + 34 के, तो आपको QPR का माप बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले, ठीक है, और ये आपका PQ और R है, S और T PQ S यहाँ पे और T यहाँ पे इस तरीके से है, तो यहाँ पे थ्योरम बनती है यानी कि PS अपॉन ये वाला PS कंप्लीट PQ अपॉन में नीचे ऐसे ही PT अपॉन ये PR बनता है। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए PS की PR में होगी तो यही आएगा और PQ की PT में होगी तो आपका यही आएगा, यानी कि यही आपका थ्योरम बननी है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आपको 96 दी हुई है और यहाँ पे हाँ जी PST जो है आपको दिया हुआ ये, तो इसमें PRQ अगर मैं x मान लूं तो ये आपका जो है x + 34 हो जाएगा इस तरीके से। अब ट्रायंगल के जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें अगर मैं फिर से ऐसे बना लेता हूँ ये इस तरीके से, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे जो एंगल बना होगा ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि 96 बराबर होगा किसके x + 34 के, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी आपकी 96 - 34 करने पे ये 2 आएगा और ये कितना आएगा 62 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये आपका 62 आ गया। अब एंगल आपसे पूछा है क्या QPR,
तो QPR निकालने के लिए 180 में से 96 और ये आपका माइनस कर देना। तो क्या कर देना, ये 6 2 8 9 6 15, यानी कि ये 158 माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 22 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका 22 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि अब ये ट्रायंगल का Q एंगल और R हमको पता चल गया, क्योंकि x की वैल्यू 62 आ गई और ये 96 है, तो P बचा और वही आपसे QPR पूछा, तो 22 डिग्री आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन जो है आपका नंबर सिस्टम से आप इसे ले सकते हैं या सिंपलीफिकेशन से ले सकते हैं। एक्चुअली ये आपका पावर का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम जो है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करेंगे, मतलब कि 847 गुणा 385 गुणा 675 जो लिखा हुआ है और आपका 3025 जो लिखा हुआ है, इसको 3 की पावर a और 5 की पावर b और 7 की पावर c और 11 की पावर d में लिखना है। तब आपको ab माइनस cd का मान बताना। ठीक है, तो करेंगे। अगर मैं 847 को देखूं तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो ये 121 यानी 12 7 84 और 7 एकम 7। ठीक है, 121 में 7 की गुणा करते हैं तब आता है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 7 गुणा और 11 की पावर 2। ठीक है, इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा 5 से करते हैं तो 5 7 35 और 3 5 7 35। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 गुणा 11 गुणा इस तरीके से 7। फिर से देख लेते हैं क्या कहीं पे, देखिए ये आपका 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5 7 35 और 3 बचेगा 5 7 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 गुणा 11 गुणा इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो कैसे डिवाइड होगा, देखिए 5 एकम 5। हां ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 एकम 5 यानी कि ये लिखा जाएगा यहां पे इस तरीके से 5 पंजे 25 13 पंजे 65 और 2 65 और 2 इस तरीके 13 पंजे 65 और 2 67 आता है, यानी कि 5 गुणा 135 लिख सकते हैं। लेकिन 135 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और गुणा 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पंजे 15 और 15 डिग्री 135। ठीक है, आगे ये जो आपका लिखा हुआ है 3025, ये 55 का स्क्वायर है, यानी कि 55 की 55 यानी 55 का स्क्वायर कर दे तो 3025 आता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 55 गुणा 55। तो यानी कि इसको देखो 55 को 11 गुणा 5 लिखेंगे और यहाँ पे 11 गुणा 5 लिखेंगे। तो अब देखिए 11 की पावर 2 3 4 5, तो 11 की पावर होगी आपकी 5। आगे 1 7 है, 1 है, तो 7 की पावर आपकी 2 होगी। 5 कितना 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर आपकी 5 हो गई। और यहाँ पे 3 कितना है, देखिए यहाँ पे 3 3 3 की पावर 2 और 1 ये, तो 3 की पावर 3 होगी। अब इसका अगर हम कंपैरिजन करें 3 की पावर है, तो 3 की पावर का 3 की पावर 3 से कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका a बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा इस तरीके से। 5 की पावर b है, सॉरी 5 की पावर b है, तो यहाँ पे क्या 5 की पावर 5 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। आगे 7 की पावर c है, यहाँ से 7 की पावर 2 है, तो c बराबर 2 आ जाएगा। ऐसे 11 की पावर 1 d है और यहाँ पे 11 की पावर 5 है, तो d बराबर आपका 5 आ जाएगा। तो आपको वैल्यू निकालनी है ab माइनस cd, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 5 गुणा 3 हो जाएगा, ab का मल्टीप्लिकेशन और c और d का, तो 2 गुणा 5, तो 5 की अब 15 माइनस 10, आंसर आएगा आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको इजीली मिल चुका है, क्या था 5 आ गया। तो यहां से हमने क्या सीखा, जो नंबर्स लिखे हुए थे, जो आपका मल्टीप्लिकेशन में बड़ी संख्याएं लिखी थी, उन्हें हम ब्रेक कर लिया किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी कि मिनिमम से मिनिमम। अब ये 7 को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 7 जो है प्राइम नंबर है, 11 को ब्रेक नहीं कर सकते, 3 को 5 को और ब्रेक नहीं कर सकते। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, फिर कंपैरिजन कर लिया, फिर उसी फॉर्म में लेके आए जैसे 3 5 7 और d यानी 11 की पावर d इस फॉर्म में लेके आए, फिर कंपैरिजन करके abcd की वैल्यू निकाली और ab माइनस cd का जो आपका फंक्शन दिया होता है उसको सॉल्व करके आंसर आ गया 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका परसेंटेज से बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, मैक्सिमम चांस होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय जो है उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% है। तो अगर मैं ये सॉल्व करूं 66 सही 2/3%, तो ये आपका 2/3 आता है। क्यों आता है, क्योंकि 66 दिया 3 6 18 3 6 18 19 198 प्लस 2 तो 200/3 परसेंटेज, तो अपॉन में 100 करेंगे 0 से 0 कट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं कि आई बराबर इनकम बराबर जो होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो मासिक व्यय है एक्सपेंडिचर है वो सेविंग का, यानी सेविंग से 2 ये 66 सही 2/3% अधिक है, तो ये 2 पर यूनिट अधिक है, तो नीचे कितना 3 3 और 2 5 अधिक है, यानी कि E अपॉन S की अगर वैल्यू निकालने लगे हम यहां से तो 5/3 आएगी, तो यानी कि ये 5 है और ये आपका 3 है। तो अगर 2 जीरो मैं इसमें भी लगा दूं और 2 जीरो इसमें भी लगा दूं तो यहां पर ये 800 हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए करा कि क्योंकि
सॉल्व करने में आसानी होगी। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो अगर दो जीरो में मल्टीप्लिकेशन में मिल जाती है तो 100 की जो दो जीरो होती है वो कट जाती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे मान लिया। तो यहां से इनकम आ गई 800 और एक्सपेंडिचर जो 5 यूनिट था उसे 500 बना लिया और जो सेविंग 3 यूनिट थी उसे हमने क्या बना लिया 300 बना लिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे करेंगे, यदि इसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि, अगर मैं 800 में 44% की वृद्धि कर रहा हूं तो 144 निकाल ले डायरेक्ट, या फिर 44% निकाल के इसमें जोड़ ले, बातें की है, जीरो से जीरो कट गया, 8 चौक 32 हो गया और 14 8 112 3 कितना हो जाएगा 115, यानी कि ये बढ़ के आपका 1152 हो गई। आगे पढ़ेंगे तो 800 से कितना हो गया 1152 हो गई। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। उसका मासिक व्यय जो 60% की वृद्धि, यानी कि अगर इसमें 60% की वृद्धि तो 160 निकालेंगे, 160 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये दो जीरो से दो जीरो 16 5 80 800 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 3 11, यानी कि अगर आपका अब इनकम 1152 है और एक्सपेंडिचर 800 है तो सेविंग कितनी बची होगी 350 बची होगी आपकी। तो कितने यूनिट सेविंग बढ़ी 52, लेकिन वो कह रहा उसकी मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि हुई, यानी कि 52 यूनिट जो बराबर है आपका 1040 के बराबर है। तो 13 8 104 और 13 चौका 52, यानी कि एक यूनिट 20 चौक 80 20 के बराबर है। तो वो आपसे पूछ रहा आरंभिक व्यय कितना, तो आरंभिक में जो एक्सपेंडिचर था वो 500 यूनिट था, तो 500 यूनिट मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितना आएगा आपका 10,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको क्या मिल चुका है 10,000। तो आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं कि यहाँ दो जीरो मान लिया, आप एक जीरो भी मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन तब कैलकुलेशन इजी नहीं होगी, पॉइंट का आंसर आएगा जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका सिंपलीफिकेशन का है, जिसमें बोडो मास का रूल लगेगा। कैसे, देखिए यहां पे दिया हुआ ऑफ, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो पहले हम क्या करेंगे ऑफ, ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे, फिर आपका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। ये आपका 7 दूनी 14 14 6 यानी कि 20/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 5 और 20 और 21 तो 21/5 हो जाएगा, और ये डिवाइड ऐसे ही रहने देते हैं 2/3 इस तरीके से। यहाँ पे 9 5 45 और ये 46/9 हो जाएगा, ये आपका डिवाइड है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3/4, ये मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 दूनी 6 6 और 2 8/3 और ये गुना में 1/2 तो 2 चौक 8, तो ये 4/3 हो जाएगा और ये 1/4 इस तरीके, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पे 5 चौक 20 और 7 तिया 21, तो ये 12 आएगा, 12 को मल्टीप्लाई लगाए तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी राइट साइड में डिवाइड लगाओ तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फ्रैक्शन होती है उसमें हर का अंश और अंश का हर बन जाता है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 2 छिक्का 12 और ये गुणा में भी लगा हुआ है 9, तो देखिए 6 3 18 9 दूनी ये 18 हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से 2 गुणा 46 और यहाँ पे डिवाइड अगर हम करें इसको तो डिवाइड लगा हुआ है इस तरीके से 4, तो 2 गुणा ये आपका 46 और 1/2, तो इस सॉरी 1/4, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से 46 को काटेंगे तो 40 यानी कि 23 आ जाएगा, 23 दूनी 40 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको मिल चुका है 23 23। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 आपका बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से कि ट्रायंगल के अंदर जो अगर सर्कल दे दिया जाए तो सर्कल उसमें जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है किसी पॉइंट से, वो कांसेप्ट इसमें लग सकता है। चलिए देखेंगे, आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, तो अगर मैं इस तरीके से ट्रायंगल बना लूं, इस तरीके से ये मैंने बना लिया PQR, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और ये बन गया सर्कल, और ये आपका PQ और R हो गया। आगे क्या है, जो भुजाओं QR पर S, यहाँ पर S और PR पर यहाँ पर आपका U और यहाँ पर T है इस तरीके से। आगे कह रहा है PQ बराबर QR + 5 है, तो अगर PQ की मुझे वैल्यू निकालनी है तो QR + 5, यानी कि अगर QR को x मान लो तो ये आपका x + 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट, और ये x और ये इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। PQ जो है आपका PQ, हाँ ठीक है, तो ये लिखा हुआ PQ बराबर आगे PR + 2, अब PQ को तो हमने x मान लिया, सॉरी x + 5 मान हो गया था ये, क्योंकि QR को हमने क्या माना था x, और x यहाँ रखा तो x + 5 हो गया PQ, अब PQ को हमने यहाँ रख दिया x + 5, तो यहाँ इक्वल टू में क्या है PR और +2, तो यहाँ से PR की जो वैल्यू निकलेगी वो x + 3 निकल जाएगी, क्योंकि 2 5 - 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर x + 3 आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आगे ट्रायंगल PQR का परिमाप, यानी कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो देखिए यानी कि PQ + PR और QR को ऐड कर देंगे तो 32 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो 3x हो गया,
और यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 5 है, तो ये 8 हो गया और ये बराबर हो जाएगा 32। तो 3x बराबर अगर 8 इसमें से घट जाएगा तो ये आ जाएगा और x बराबर 8 आएगा। ठीक है, 24 यानी 3 8 24 हो जाएगा। आपसे पूछा pr की वैल्यू, pr की वैल्यू कितनी है? pr की वैल्यू है x + 3, तो x की वैल्यू 8, तो 8 + 3 रखेंगे तो 11 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि 1 + cos थीटा - sin स्क्वायर थीटा, अपॉन में दिया हुआ sin थीटा 1 + cos थीटा, मल्टीप्लाई में अंडर के अंदर sec स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा दिया होगा और अपॉन में दिया हुआ है tan थीटा + cos थीटा। तो देखिए, अगर मैं पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1 को मैं अगर sin के साथ लूं तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां लिख लूंगा cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है? sin थीटा और ये क्या है? 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई। अब देखिए, अगर मैं sec स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिखता हूं और cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिखता हूं? 1/sin स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बन जाएगा ऊपर जाके sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में यहां पे sin स्क्वायर थीटा और यहां पे cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम में अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि जो आपका tan थीटा को मैं sin अपॉन cos और cot थीटा को cos अपॉन sin लिख सकता हूं। तो देखिए, ये आपका 1 बन गया। यहां से रूट से बाहर आएगा, पहले मैं यहां से cos थीटा कॉमन ले लेता हूं, cos थीटा कॉमन लूंगा तो 1 + cos थीटा बनेगा और अपॉन में क्या आएगा? 1 + cos थीटा तो पहले से ही है और sin थीटा इसके मल्टीप्लाई में, तो ये तो कट जाएगा। आगे इसकी मल्टीप्लाई में क्या होगा? तो देखिए, इसका एलसीएम लूंगा तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे आपका सॉल्व करते हैं, वो 1 बनेगा, स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 अपॉन में बाहर आएगा यहां पर sin थीटा और cos थीटा, और यहां पे ये एलसीएम लेके अगर मैं सॉल्व करूंगा sin थीटा * cos थीटा आएगा, तो ये आपका sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये आपका cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि फिर से 1 बन जाएगा और इसका डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो ये तो 1 बन गया, कंप्लीटली 1/1 हो गया। यहां पे cos अपॉन sin बचा, तो आंसर कितना आ जाएगा? cot थीटा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। आसान था, थोड़ा आपको लॉजिक पता होना चाहिए था, कहां से स्किप करना है, कहां से उठाना है, कहां से एंड करना है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 + sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, 12 क्वेश्चन। अब तक जो पहले वीडियो में आपके लिए लेके आता था उसमें 10 क्वेश्चन कराता था, लेकिन अब मैं आपको हर वीडियो में 12 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी आपका 78 है और एंगल ए का समद्विभाजक एडी पर मिलता है, एडी। ठीक है, इस तरीके से, और बी जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है और बिंदु ई पर एई परपेंडिकुलर है बीसी के, यदि डीएई बराबर है 24 डिग्री, तो आपको बताना है एसीबी की माप। तो मैं पहले ट्रायंगल बना लेता हूं। अगर मैं इस तरीके से ट्रायंगल बनाऊं, ये आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो ये जो आपका समद्विभाजक है यहां मिला इस तरीके से, और एई जो परपेंडिकुलर वो आपका यहां मिला इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो एक आपका फार्मूला होता है, एंगल EAD = 1/2 एंगल B माइनस एंगल C। मतलब इन एंगल C और एंगल B का जो डिफरेंस होता है उसका हाफ जो होता है वो इस एंगल के बराबर होता है EAD के। ठीक है, तो इसमें अच्छा EAD को इन्होंने यहाँ पे DAE लिख के दिया, तो ये आपका 24 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 24 डिग्री और इक्वल टू 1/2 एंगल B कहां पे दिया? 78, ये आपको 78 दिया हुआ, 78 और माइनस एंगल C दिया नहीं है तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये 24 दूनी 48 और ये 78 और ये एंगल C। अगर एंगल C को मैं इधर ले आऊं और 48 को उधर जाके घटाऊं तो 78 - 48 एंगल C आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 30 डिग्री होगा। याद रखेंगे आप, जब भी एंगल A का जो समद्विभाजक है वो आपका BC पे लाई करें और A से खींची गई एक जो परपेंडिकुलर है वो BC पे लाई करें, तो यानी कि इस तरीके से जो बीच में एंगल बनेगा EAD या DAE वो आपका एंगल B और C के डिफरेंस का हाफ होगा। ठीक है, तो मैंने यहां आपको लिख के भी बता दिया, ये आप कांसेप्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 30 डिग्री आ गया। तो दोस्तों ये थे आपके 12 क्वेश्चन पार्ट 1 एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन थे। जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका 1 से 2 सेकंड जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो से।